जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यूजीसी नेट का सिलेबस और हमारे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कितनी सारी समानता है, कि हम एक साथ दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं एक क्लासेस के अंदर। तो इसी के क्रम में दोस्तों यूनिट 1 जो कि हमारा है हिंदी भाषा और उसका विकास, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी भाषा तथा व्याकरण, ये है राजस्थान वाला आरपीएससी का सिलेबस और ये है हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस। देख लेते हैं। ये क्लास दोनों ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपका इसमें प्रश्नोत्तरी जो होंगे बिल्कुल आपके परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, कोडिंग वाले होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे और अवधारणाओं से रिलेटेड होंगे। और इसके साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे। क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य साथ लेके आइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। हमारा पहले काम है कि रोड मैप को देख लेना, फिर हम चलना शुरू करेंगे। तो हमारा सिलेबस है पहला यहाँ पे कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, स्वारसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषता, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि की विशेषता, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। पूरा सिलेबस है ना कि बहुत सबसे आपको डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन बोलते हैं ना कि हल्की हल्की जानकारी जो है वो आपको सबके बारे में रखनी होगी, क्योंकि आप अगर इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में जानना ही होगा, चाहे आपके पेपर में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, ठीक है। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना। ये इतने सारे आपके व्याकरण वाले चीज हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा में प्रयोग के विविध रूप, जिसमें इनका बोली, मानक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा। मैं थोड़ा सा जूम कर लूं, शायद आप लोग को क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे। राज्य भाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। देवनागरी लिपि, विशेषता और इनका मानकीकरण। तो ये आपका सिलेबस हो गया किसका, ये आपका सिलेबस हो गया हमारे यूजीसी नेट वाला, ठीक है। अब हम आरपीएससी वाला देख लेते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। ये आपका सिलेबस रहा, देखते हैं इसमें क्या है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, डिंगल, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, यहाँ पे मेवाती है, यहाँ पे मेवाड़ी है, ठीक है, बागड़ी। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ऊपर भी आपने देखा था ना राजभाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में, यहाँ पे यूजीसी नेट वाला वो चीज़ यहाँ पे भी है। ये सारी बोलियां ऊपर भी दी गई है, ये सारी बोलियां यहाँ भी दी गई है। विशेष रूप से यहाँ पे राजस्थान को ज़्यादा ध्यान में रखा गया क्योंकि ये राजस्थान का पेपर है, इसलिए, ठीक है। आगे देवनागरी लिपि की विशेषता और उनका मानकीकरण, यहाँ पे आपने देखा था ना देवनागरी लिपि की विशेषता और मानकीकरण। मतलब हम कह सकते हैं कि हम चीज़ों को मिला के एक साथ पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी व्याकरण में वही सारी चीज़ें हैं, वर्णमाला से हमारे पेपर में भी आता है, यूजीसी नेट वाला में इसमें भी दिया है। शब्द, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि पूछे जाएंगे। शब्द के व्याकरणिक प्रकार,
जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, अव्यय, समुच्चय बोधक, तो ये हो गए। तो हम इन दोनों सिलेबस को नज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं ना कि हम एक साथ दोनों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस तैयार की गई है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न अब क्या है, पहली बार आपने सिलेबस देख लिया, समझ लिया, दोनों को मिला लिया, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं, इसके साथ साथ हम रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। पहले प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में असत्य है। प्रश्न देख के घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, मन में स्थिरता को रखना है, ठीक है। विकल्प है आपका, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। दूसरा विकल्प है, इसका तत्कालीन यानी कि अर्धमागधी का रूप मथुरा के आसपास व्यवहारित होता है। दंत सो मूर्धन्त सो के स्थान पर तालव्य सो का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसैनी प्राकृत के बीच मानी गई है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। कूट आपके नीचे दिए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा कौन सा होगा सही। केवल 1 4 5, केवल 2 3 4, केवल 4 2 1, केवल 1 3 5। तो इसका क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाएगा 1 4 और 5। ऑप्शन नंबर हमारा विकल्प 1 हो जाएगा कूट में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 4 5, ठीक है। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि एकदम डिटेल में पढ़िएगा ना तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, फिर प्रश्न भी आपको आसान लगने लगेंगे। और मैं ये भी दिखाऊंगी मैंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं, जब इसका भी मैं रिवीजन करवाऊंगी ना उसके साथ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है ये बताना है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय सूचक, सॉरी दोस्तों, समुच्चय बोधक और विशेषण पूछा है कि अविकारी नहीं है ये बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अविकारी नहीं है यानी कि वो विकारी है, क्या विशेषण, तो हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका 4। अब बात कर लेते हैं कि अविकारी के अंतर्गत एक और क्या आते हैं, तो वो आते हैं क्या विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। और ये जो था हमारा विशेषण ये आ जाता है हमारा किसके अंतर्गत, विकारी के अंतर्गत। तो विकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आता है विकारी, मैं यहाँ थोड़ा सा रिवीजन भी कराते हुए चल रही हूँ। संज्ञा आ जाएगा हमारा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे किसके अंतर्गत, विकारी के अंतर्गत। और ये आ गया हमारा किसके अंतर्गत, अविकारी के अंतर्गत। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये सब चीज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना होगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये प्रीवियस ईयर को देखते हुए प्रश्न बनाई हूँ, सारे प्रश्न मौलिक है। प्रश्न संख्या 3 है, बताइएगा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है बताना है। विकल्प है आपका कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी। बताइएगा कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल ये किसका कथन है, किसका है, तो ये हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु जी का है। प्रश्न संख्या 4 बताइएगा क्या होगा आंसर। भाषा निश्चित प्रत्यय के फल स्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विशेषण और अध्ययन हो सके। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है बताना है। विकल्प है 1 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प है 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प है 3 भोलानाथ तिवारी, विकल्प है 4 बाबू श्याम सुंदर दास। कौन सा सही होगा बताना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, आपने बिल्कुल पढ़ रखा है भोलानाथ तिवारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बोल सकते हैं इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, हलवा प्रश्न, ठीक है, जो बहुत आसान है बनाने में भी, सॉल्व करने में भी और खाने में भी।
प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है। क्या है जो भाषा की विशेषता नहीं, बताना है। विकल्प है आपका भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पूर्णतः स्थिर है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो कौन सा होगा, बताना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि भाषा जो है, भाषा स्थिर नहीं होती है, बल्कि भाषा क्या होती है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, चलित होती है, बल्कि ये स्थिर नहीं होती है। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, हमें मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, सही है। हाँ, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हमारा क्या है प्रश्न संख्या 6, भाषा के विकास को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला विकल्प है हमारा आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। इन्हीं विकल्प को यहाँ पे उलट पुलट कर दिया गया है, तो कौन सा होगा ये बताना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आएगा आंगिक, फिर आएगा वाचिक, फिर आएगा लिखित, फिर आएगा यांत्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न है, अपभ्रंश का उल्लेख पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है ये बताना है। विकल्प है आपका पहला डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प तीसरा भोला नाथ तिवारी, विकल्प चौथा श्याम सुंदर दास। क्या होगा, बिल्कुल से सही जवाब बताइएगा। तो ये किससे ली गई है, तो पता है ये शुक्ल जी का कथन है, शुक्ल जी की पुस्तक से ली गई है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, बताइएगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, पूछा क्या जा रहा है। असंगत विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है हमारा, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित परिवार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विकल्प है, अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभिरों एवं आभिरोक्ति आदि नामों से जाना जाता है। विकल्प चौथा है, धनपाल की भविष्यत भाषा ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। तो आपने पढ़ रखा है, असंगत पूछा है, तो बिल्कुल हो जाएगा विकल्प हमारा 4। क्या हो जाएगा इसका, 8 नंबर का हमारा आंसर भविष्यत भाषा नहीं है, बल्कि इनका ग्रंथ का नाम क्या है, भाषा के जगह पे क्या होगा इसका, भविष्यत कहा। ठीक है, यह भविष्यत कथा, कथा को ही, कहा को ही कथा कहे जाते हैं, तो भविष्यत कहा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, भविष्यत कहा। ठीक है, तब ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा भ्रंश भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है हमारा, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से आंसर देना है। मुझे पता है आपने पढ़ रखा है। विकल्प है आपका 1, अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। कथन कहने वाले विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी हैं। विकल्प हमारा 1 है, ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प हमारा 2 है, शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की रचनाओं में मिलते हैं। विकल्प 3 है, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचनाकार कौन है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे। परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा जाता है। तो बताइएगा कि कौन सा जो है इसमें असत्य होगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही चुना है। ये जो कथन है ये किसका है, सुनीति कुमार ठाकुर का नहीं है, बल्कि सुनीति कुमार जी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चटर्जी। इनका नाम ठाकुर नहीं है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। परवर्ती का अर्थ हो जाएगा ना कि बाद में, मतलब जो चली उसके बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं ना बाद में चलने वाली चीजें, परवर्ती उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाद वाला चीज अपभ्रंश के बारे में पुरानी हिंदी का। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। प्रश्न संख्या 10 है, बताइएगा, असंगत विकल्प का चयन करें। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषा और 18 बोलियों में किया गया है। राजस्थानी हिंदी में
हिंदी से निकलने वाली बोली मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढारी है। बिहारी हिंदी से निकलने वाली बोली भोजपुरी, मैथिली, दक्षिणी, मगही है। पूर्वी हिंदी से निकलने वाली बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। 10 नंबर बताइएगा क्या इसका सही होगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि बिहारी हिंदी से दक्षिणी बोली का विकास नहीं हुआ है, बल्कि दक्षिणी का किससे हुआ है, तो वो हुआ है पश्चिमी हिंदी से। वो मैं अभी रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों को ना क्लास के बाद में, मतलब क्वेश्चंस के बाद में, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे और आपने पढ़ भी रखा होगा। इसे पश्चिमी हिंदी से दक्षिणी निकली है, ना कि बिहारी हिंदी से, ठीक है। बाकी ये जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, मगही, इसका विकास बिहारी हिंदी से ही हुआ है। प्रश्न संख्या 11 है, बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से बताइए कि ओकार बहुला के अंतर्गत आने वाली बोली है। ओकार के अंतर्गत कौन सी, जबकि आपको पता है बोली को ओकार बहुला, आकार बहुला, इकार बहुला, उदासीन इकार बहुला में बांटे जाते हैं। आपका विकल्प दिया है, बताइएगा। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी। आपका यहाँ पे कूट दिया गया है केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3, सभी विकल्प संगत हैं। 11 नंबर का आंसर देना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, 1 2 और 3। जबकि आपका यहाँ पे जो दिया गया है कौरवी बोली, कौरवी बोली ओकार बहुला से नहीं निकली है। कौरवी बोली किससे निकली है, हमारी आकार बहुला से निकली हुई है, ठीक है। आकार बहुला, आकार बहुला से, और दक्षिणी भी हमारा आकार बहुला के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। प्रश्न संख्या 12 है, बताइएगा फिर से, असंगत विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े हैं, आपका लेवल एग्जाम का भी बहुत बड़ा है, इसी वजह से आपके प्रश्न भी बड़े बड़े सॉल्व करने होंगे। पहला विकल्प है आपका, कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी, जिसमें 11 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं, और स्पर्श व्यंजन 25 एवं अंतस्थ व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4 भी हैं। 4 ही हैं होना चाहिए, जोर देके कहा ना, 4 भी हैं नहीं, 4 ही हैं। विकल्प है दूसरा, बताइएगा जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। विकल्प है 3, कंठ ध्वनि के अंतर्गत अ, आ, क, ख, ग, घ, छ, ड, ढ, ह वर्ण का उच्चारण होता है। निर्माण की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आते हैं। बताइएगा कौन सा सही होगा। असंगत पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे ये 6 वाला नहीं होगा, ये छ किससे बोली जाती है, तालु से बोली जाती है, ठीक है, ना कि कंठ से बोली जाती है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न चलेंगे। प्रश्न बहुत आसान है, अगर आपने अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है ना, प्रश्न बहुत इजी हैं। हम तो यही बताएंगे ना कि रटने वाली चीजें नहीं यहाँ पे है, बिल्कुल आपको समझना है। अगर आपने पुस्तकों का अध्ययन किया है तो ये आपको बहुत आसान लगेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, बताइएगा असंगत विकल्प का चयन करना है। विकल्प है आपका 1, भाषा में मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, जिसमें ध्वनि, शब्द, पद यानी कि शब्द या फिर पद, वाक्य, अर्थ आता है। स्वर्णिम भाषा विशेष से संबंध लघुत्तम सार्थक ध्वनि है, यह समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। स्वर्णिम के 2 भेद हैं, जिसमें कि खंड और खंडेतर, यानी कि खंडेतर का एक और नाम क्या, अखंड कहा जाता है। खंड के 3 भाग हैं, खंड के 3 भाग हैं, क्या क्या हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। असंगत बताना है, तो बिल्कुल सही आपने सुना है कि इसके 3 भेद नहीं बोल सकते हैं, इसके 2 भेद हैं, 2 भाग हैं, जिसमें कि विसर्ग नहीं आएगा, सिर्फ स्वर और व्यंजन आएगा, ठीक है। काफी अच्छे लेवल के प्रश्न है ना, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपका, खंडेतर के 5 भाग हैं।
निम्नलिखित में से इन भागों में सम्मिलित नहीं है कौन कौन से? सुर, अनुतान, बलाघीत, अनुनासिक। यह प्रयास नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 14 का आंसर बताइएगा। तो बल्कि क्या होगा? बलाघीत नहीं होगा, बलाघात होगा। क्या होगा? बलाघात। अब बात कर लेते हैं सुर। सुर क्या होता है इसमें? बोल सकते हैं ना कि सुर जो हम गाते हैं, जो ध्वनि हमारे निकलती है, वो सुर इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद है अनुतान। अनुतान मतलब हुआ कि जब हम चीज़ों का मतलब गा रहे हैं तो उसे उतार चढ़ाव आ रही है ना, कभी धीमी आवाज़ में, कभी जोर से आवाज़ में, तो वो चीज़ें हम बोल सकते हैं ना, एक लिरिक्स जो बनता है, वो चीज़ को यहाँ पे अनुतान कह सकते हैं। ठीक है। और हम बात कर सकते हैं कि बलाघात का अर्थ होता है जब चीजों को जोर दे के बोला जाता है, वो बलाघात हो गया। ठीक है। अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिसका उच्चारण मुंह से और नाक दोनों जगह स्थानों से होता है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि मुंह और नाक दोनों से बोली जाती है, तो ही वो मतलब नाक या मुंह को बंद करने पर, मतलब मुंह को बंद करने पर तो आप नहीं बोल पाएंगे, नाक को बंद करने पर भी नहीं बोल पाएंगे, वो हमारा अनुनासिक कहलाता है। ठीक है। अगला जो इसके अंतर्गत आता है वो है एक संगम। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। असंगत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है हमारा मूल स्वर, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर की होती है, जिसमें आते हैं अ, ई मतलब छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर में आते हैं। दूसरा विकल्प है संधि स्वर। मूल स्वरों के मेल से जो स्वर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? आ, बड़ा ई, ए, ऐ। तीसरा विकल्प है हमारा संधि स्वर के दो भेद हैं, जिसमें दीर्घ स्वर और व्यंजन स्वर आते हैं। अगला विकल्प है सभी मूल स्वर लघु होते हैं। लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है। तथा सभी संधि स्वर स्वर गुरु वर्ण होते हैं। गुरु वर्ण मतलब बड़ा वर्ण नहीं होते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा बताना है। जबकि आपको पता है कि गुरु वर्ण अगर होंगे तो क्या होगा? वो बड़ा होगा। तो ये नहीं शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4 सही है। पहला मूल स्वर के अंतर्गत आ गए कि मूल स्वर वे स्वर हैं जिसकी उत्पत्ति क्या हो? बिना किसी की सहायता से हो। जैसे कि मूल स्वर हमारे ये होते हैं, इसकी उत्पत्ति किसी की सहायता से नहीं हुई है। आपको भी पता है संधि करते हैं तो हम अ प्लस अ को जोड़ते हैं तब बराबर हमारा आ होता है। तो यहाँ पे हम दो स्वरों का ही तो संधि कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये हमारे वर्ण संधि से मिलके बनते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा आ रहा है क्या है विकल्प? हाँ, स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16। ऋण मुक्त में निम्नलिखित में से कौन सा समास है बताना है। संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। तो बताना है कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 16। तो बिल्कुल ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त कौन सा होगा? तो दूर होने की बात हो रहा है ना, ऋण से मुक्त आपादान हो जाएगा आपका। ठीक है। चीजों को जब हम पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है? आपादान हो जाता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पे इसका विकल्प दिया गया है जिसमें है कि संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान का क्या होता है? के लिए। जैसे कि हम बोलेंगे विद्यालय, विद्यालय हम बोलते हैं तो क्या होता है? विद्या के लिए। किसके लिए? विद्या के लिए। ठीक है। अगर हम बोलेंगे करण तत्पुरुष तो करण में क्या होता है? के साथ या खुद से, के साथ या खुद से। स्वरचित, स्वलिखित यानी कि खुद से मैंने लिखा है, खुद से मैंने उसकी रचना की है, स्वरचित इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है कर्म तत्पुरुष। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म को क से जोड़ते हैं ना, क से जोड़ते हैं। जैसे कि रथ हम बोल सकते हैं रथ चालक यानी कि रथ को चलाने वाला, यानी कि रथ को चलाने वाला।
तो ये सब बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दे लीजिएगा तो प्रश्न आपके एग्जाम्स में सही हो जाएंगे और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। देख रहे हो? प्रश्न संख्या 17 है, बताना है। असत्य विकल्प को चुने। पहला है हमारा कि सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें बात साधारण ढंग से कही जाती है। निषेधात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिस काम में रुकावट नहीं होता है। प्रश्नवाचक वैसा वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इच्छावाचक वैसा वाक्य है जिसमें इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध होता है। तो बताना है कि कौन सा असत्य होगा, चयन करना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं कि निषेधात्मक में क्या होगा कि रुकावट होती है, ना कि नहीं होती है। ठीक है, जब चीजें रुक रही है तो वहां पे हम निषेधात्मक कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, काफी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा क्या आंसर होगा जल्दी से। देवनागरी लिपि के संबंध में सही विकल्प को चुने। कौन सा होगा? देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि होने के कारण इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अगला विकल्प देखिए क्या है। देवनागरी लिपि का विकास गुप्त लिपि से माना जाता है। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न आपका काफी आसान है जो कि देवनागरी लिपि से बना है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प आपका 4 हो जाएगा। तो ये देवनागरी लिपि का विकास गुप्त लिपि से नहीं हुआ है, बल्कि किससे हुआ है? सिद्ध मात्रिक लिपि से। किससे हुआ है? सिद्ध मात्रिक लिपि से। सिद्ध मात्रिक लिपि का एक और नाम क्या है? कुटिल लिपि। अगर कभी पूछ लिया जाए कुटिल लिपि, तो कुटिल लिपि अलग नहीं है, सिद्ध मात्रिक लिपि को ही हम कुटिल लिपि भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। आर्य भाषा में से संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाओं का विकास हुआ। सामी भाषा से इब्रानी, अरबी और हिप्सी भाषा का विकास हुआ। तुर्की भाषा से मुगली, चीनी, जापानी, द्रविणी, तुर्की जैसे भाषा का विकास हुआ। सभी विकल्प संगत हैं। जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल इसका हो जाएगा विकल्प संख्या 4 आपका सही। इसमें जितने भी दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। अगर आपने तैयार नहीं किया अपने पेपर के दृष्टिकोण से तो इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमारे मेहनत करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप चीज़ों से संतुष्ट हो जाएं। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसे रफली नोट डाउन करें, रिवीजन करें, याद रखें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आप इसे गलत ना करें। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, बताइएगा। असंगत विकल्प का चयन करें। राष्ट्रपति एक तरफ स्थापना दी गई है और दूसरा तरफ इसका वर्ष दिया गया, कौन सा होगा बताइएगा। राष्ट्रपति आदेश देता है 1950 में। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना होती है 1955 में। संसद के राजभाषा का सुझाव 1959 में। राष्ट्रपति आदेश दूसरा देता है 1960 में। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही आपने पढ़ रखा है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? राष्ट्रपति पहली बार आदेश कब देता है? तो देता है 1955 में, ना कि 1950 में। ठीक है, ये देश आजाद के समय का है। ठीक है, तो ये पहली बार 1955 में। और यहाँ जो दिया गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 7 जून 1955 में। ठीक है, ये दोनों चीजों को ध्यान में आपको सारे नंबर्स रखना है। ये आपका विकल्प एक सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, बताइएगा। संयुक्त संसदीय, जल्दी से आंसर कीजिएगा। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गोविंद बल्लभ पंत, नरेंद्र देव, राधा कृष्ण दास। 21 नंबर का बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत। अगला बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 22 का क्या होगा सही जवाब, बताइएगा।
असंगत विकल्प का चयन करें। राजभाषा विधायी आयोग 1961, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1964, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो दिया गया है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है 1964 ना होके बल्कि क्या होगा दोस्तों 1961। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 23, असंगत विकल्प का चयन करें, बताना है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंकों का रूप भारतीय रखा गया है। विकल्प है दूसरा, अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार से संबंधित है। अनुच्छेद 350 अल्पसंख्यक वर्ग एवं प्राथमिक शिक्षा की से संबंधित है। बताइएगा इसका कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि राजभाषा हिंदी 1943 में राजभाषा हिंदी, अंकों का रूप जो है लिपि देवनागरी, और अंकों का रूप क्या माना गया था दोस्तों, तो अंकों का रूप माना गया है आपका अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ना कि भारतीय। अंतरराष्ट्रीय अंकों का रूप माना गया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। असंगत विकल्प का चयन करना है। मैंने यहाँ पे सारे रख दिए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे लिख लें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, चीजें जहन में बैठ जाएंगी। विकल्प है 349 में अनुच्छेद में भाषा संबंधित विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 347 में अगर राज्य की जनसंख्या मांग करे तो उसकी दूसरी बोली जाने वाली भाषा को दूसरी राज्य भाषा की मान्यता मिलेगी। अनुच्छेद 346 में संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की बात की गई है। तो कौन सा विकल्प असंगत होगा, बताना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, विकल्प आपका एक होगा। इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, ना कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 क्या है हमारा। निम्नलिखित में से फारसी शब्द नहीं है, बताना है क्या। आदमी, दुकान, चश्मा, अदालत, कौन सा है जो फारसी शब्द नहीं है। तो बिल्कुल अदालत जो है आपका, ये कैसा शब्द है आपका, अरबी शब्द है, ना कि फारसी शब्द है। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से बताइए नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं। 3 भेद, 2 भेद, 4 भेद या 6 भेद। तो आपको पता है कि नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं। कौन कौन सा है, तो पहला हो जाएगा हमारा पूर्वी अपभ्रंश, और दूसरा हो जाएगा क्या हमारा पश्चिमी अपभ्रंश, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। असंगत विकल्प का चयन करें। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपि प्रचलित थी, जिसमें सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि सम्मिलित है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। इसके अलावा, यानी कि ये ऊपर वाले कथन के अलावा, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। असत्य विकल्प का चयन करना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, हो जाएगा आपका 4। कैसे उर्दू लिखी जाती है किसमें दोस्तों, तो आपको पता है कि उर्दू लिखी जाती है हमारी किसमें, फारसी लिपि में। पंजाबी किसमें लिखी जाती है हमारी, तो पंजाबी बिल्कुल लिखी जाती है किसमें, गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। और अंग्रेजी किसमें लिखी जाती है, तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है।
ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, बताइएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि के संबंध में बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 28 नंबर का सही जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए। देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह बात सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। नागरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, विकल्प 3 है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से देवनागरी नाम पड़ा, विकल्प 4 है। श्री आर शास्त्री जी का मानना है कि देवताओं की उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी। ध्यान से सुनना है कि देवताओं की उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी। जैसे देखिए अभी भी हम लोग कहते हैं ना, शुभ लाभ बनाते हैं या ओम बनाते हैं, तो ये क्या है, हमारे देवता के प्रतीक ही तो है ना। तो इसी टाइप से जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि के मध्य में लिखे जाते थे, वे यंत्र देवनागर कहलाते थे। वे सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, इसी से उसका नाम देवनागरी हुआ। ये कौन मानते हैं? श्री आर श्याम शास्त्री। बताना है और सत्य विकल्प। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। सुनीति कुमार चटर्जी ना मानकर कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29 है हमारा। मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। उपर्युक्त कथन देवनागरी लिपि के संबंध में किसका है, ये बताना है। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, श्री आर श्याम शास्त्री, कामता प्रसाद गुरु। 29 नंबर का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, पढ़ रखा है धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न संख्या 30 है, बताइएगा। असंगत विकल्प का चयन करना है। अग्र स्वर होते हैं, यहाँ पे दिया गया है छोटी ई, बड़ी ई, ए, छोटे ए, बड़े ए। मध्य स्वर में आ जाते हैं हमारे अ, पश्चिम में आ जाते हैं आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा औ, बड़ा औ और आ। समवृत्त के अंतर्गत आते हैं ए और औ। कौन सा होगा असंगत, बताना है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। समवृत्त के अंतर्गत ए और औ नहीं होगा, बल्कि समवृत्त के अंतर्गत क्या क्या आता है? वो आता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये तब भाई ए और औ किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? अर्ध समवृत्त के अंतर्गत, यानी कि आधे मुंह खुले हुए रहते हैं, तो उसके अंतर्गत अर्ध समवृत्त, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। प्रश्न संख्या 31 बताइएगा। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है? बांगरू, देशवाली, अंतर्वेदी, बुंदेलखंडी। बताना है कौन सा सही होगा। 31 नंबर। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। ब्रज में हमारे कृष्ण बसते हैं, कृष्ण हमारे अंतर्मन में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अंतर्वेदी, ठीक है। अगर बात कर लेंगे हम बंगरू और देशवासी, तो ये किसका अन्य नाम है? तो हरियाणवी का। हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? बंगरू और देशवासी, देशवाली। अब अगला बात करेंगे बुंदेलखंडी, तो ये किसका है? तो ये तो नाम से ही बुंदेलखंडी है, तो बुंदेली से होगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 32, क्या हो जाएगा? कौशली, बेसवाड़ी निम्नलिखित में से किस बोली का अन्य नाम है? अवधी का, कौरवी का, छत्तीसगढ़ी का या फिर बघेली का? कौन सा सही होगा, बताना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। कौशली और बेसवाड़ी जो है वो अवधी का अन्य नाम है। और बात कर लेंगे हम कौरवी का, तो कौरवी का अन्य नाम क्या है? हमारा खड़ी बोली, जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं। उतनी शुद्ध तो नहीं है, लेकिन फिर भी खड़ी बोली है। बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या आता है? जल्दी से आप लोग बताते रहिएगा। खलटाही और लरिया, ठीक है। प्रश्न बनते हैं इससे। अब बात कर लेंगे बघेली का अन्य नाम क्या है? तो बघेली का अन्य नाम है रिवई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अब लास्ट है हमारा।
आगे हम रिवीजन करेंगे। 33 नंबर, ब्रज भाषा अंतर्वेदी की उपबोलियां नहीं है बताना है। भुसखा, जादोवारी, डांगी और जाटू होगा। जाटू कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो बिल्कुल जाटू किसकी उपबोलियां हैं, तो ये हो जाएगा हरियाणवी की, हरियाणवी की। और हरियाणवी की और कौन सी है जाटू के अलावा, तो हो जाता है चमरवा। ठीक है, ये इनकी उपबोलियां हैं। बोली का नाम इसी तरह के नाम है ही, आपको थोड़ा सा उटपटांग लगेंगे लेकिन नाम इसी तरह के हैं। प्रश्न हमारा लास्ट हो रहा है, जल्दी से अब हम रिवीजन करेंगे। बताइएगा आंसर क्या होगा, सही विकल्प चुनिएगा। बोली और उपबोलियों में सम्मिलित नहीं है बताना है। बुंदेली की उपबोलियां हैं पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा। अवधि की है उपबोलियां जोलहा, गहोरा, जुडर। बधेली की है निबट्टा। यहाँ पे भ है और यहाँ पे ब है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सभी विकल्प संगत है, बताना है कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसमें जितनी भी बोली दी गई है और इनकी उपबोलियां दी गई है तो ये हो जाएंगे, इसमें सभी सही हैं, हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा था जितने प्रश्न, ये मैंने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम रिवीजन की ओर। चाहे तो आप क्लासेस को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं। चलते हैं रिवीजन की ओर। रिवीजन में हमने खुद के नोट्स को भी रखे हुए हैं, कुछ टाइप किए हुए हैं, कुछ सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक से रखे हुए हैं और कुछ दृष्टि पब्लिकेशंस के गाइड के भी हैं। तो सब तरह की चीज़ों को यहाँ पे मिला के रखे गए हैं, आप लोग इसको देखिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसे रफली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो चीज़ें आपको पता नहीं है तो पूरा देखिएगा क्या क्या है। यहाँ से हमारे प्रश्न नहीं बने थे, इसीलिए मैंने पहले इन्हीं को रखा है। तो देखिए क्या है, हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण बताना है। अपभ्रंश, उपभाषा और उनकी बोली कौन कौन सी होगी बताना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है ना, इसीलिए जूम कर लिए। यहाँ पे हम थोड़ा अच्छा दिखने लगा है, बड़ा बड़ा। पहला है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोल सकते उपभाषा निकली है, तो पश्चिमी हिंदी निकला है, राजस्थानी निकला है और पहाड़ी गुजराती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली है। तो खड़ी बोली निकली है कौरवी, ब्रज भाषा हरियाणवी, बंगरू, हरियाणवी का एक और नाम है बंगरू, और बुंदेली। आप थोड़ा सा अपने साइड से यूट्यूब फंक्शन में जाके वीडियो की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी। अब देखते हैं राजस्थानी उपभाषा की कौन कौन सी राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थानी जिसे कि क्या कहा जाता है मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जिसे कि कहा जाता है जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी जिसे कि मेवाती कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थानी जिसे कि मालवी कहा जाता है। प्रश्न बनते हैं जितने आप BVI इसको लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, आपके पेपर में ये देखने को मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, प्रश्न अगला है हमारा पहाड़ी से क्या निकली है। पहाड़ी उपभाषा से कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। बात कर लेते हैं अगला हम उपभाषा गुजराती से क्या निकली है हमारे गुजराती, जो गुजराती भाषा है वो गुजराती। अगला देख लेते हैं। पहला आपने यहाँ पे क्या देखा है दोस्तों, पहला देखा है आपने अपभ्रंश में सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देखिएगा क्या अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर देखिएगा मागधी अपभ्रंश, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो ये आपके 6 अपभ्रंश हो गए। उससे निकलने वाली उपभाषा मैंने आपको बता दी, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत थी। कौन कौन सी, सौरसैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती। ये एक हो गया हमारा। अब दूसरे अपभ्रंश पे हम आ रहे हैं। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और आप लोगों को क्लियरली दिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन से बोली, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है, तो पूर्वी हिंदी निकली है उपभाषा हमारी। इसकी बोली है पूर्वी
हिंदी की अवधी, बघेली और बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मागधी अपभ्रंश की। मागधी अपभ्रंश की, इससे निकलने वाली जो उपभाषा है वो है बिहारी। बिहारी हिंदी बोल सकते हैं हम इसे, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी से निकलने वाली बोली कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो ये इससे निकलने वाली बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब बात कर लेते हैं कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से और कौन कौन सी उपभाषा निकली है। तो पहले तो हो गया आपका बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। उड़िया और असमिया ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपके मागधी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक इसी तरह जिस तरह आपने ऊपर में यहाँ पे देखा था कि सौरसैनी से निकलने वाली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती थी। ठीक उसी तरह अर्ध मागधी से सिर्फ एक उपभाषा निकली है जो कि है पूर्वी हिंदी। ठीक है, अगर बात करेंगे हम मागधी अपभ्रंश से, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा निकली है, बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं हम अपभ्रंश और कौन कौन से हैं। तो ये देख रहे हैं हम, पहला है यहाँ पे, चौथा नंबर पे आ जाएगा हमारा पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा बोल सकते हैं, बोली बोल सकते हैं, इनकी बोलियों को डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पे भी। ठीक है, तो आप इनसे यही जानिए कि पैसाची अपभ्रंश से विकास हुआ लहंदा और पंजाबी का, और ब्रचड़ अपभ्रंश से सिंधी का, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका बिल्कुल हो गया बोली वाला, उपभाषा, बोली और अपभ्रंश। तो ये आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने एक टॉपिक रिवीजन करवा दिया आप लोगों को। अगला देखते हैं अब यहाँ पे हम, अगला हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें आ जाएंगे आपके क्या, हाँ, ये है हमारे हिंदी की बोलियां और उनके नामकरण कर्ता कौन कौन हैं। एक तरफ आपके यहाँ पे बोली दी गई है, दूसरी तरफ इनके नामकर्ता दिए गए हैं। कौन से होंगे देखिए यहाँ पे, कौरवी, कौरवी का नाम किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन, हाँ राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन जी ने दिया है। ब्रजबुली, ब्रजबुली का ईश्वर चंद गुप्त ने नाम दिया है। राजस्थानी का ग्रियर्सन ने दिया है। डिंगल, बांकी दास ने दिया है। भोजपुरी रेमंड ने दिया है। मैथिली कॉलब्रुक ने दिया है। तो ये आपके बोली और नामकरण कर्ता हो गए। अगला देखेंगे यहाँ पे हम, ये हमारा क्या है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोली, अन्य नाम और उनकी उपबोलियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमारा क्या है, एक तरफ हम देख लेंगे कौन कौन सी बोलियां हैं और उनके अन्य नाम और उनकी उपबोलियां, ये हमारे पेपर में पूछी जाती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, फिर उसको मैं करवाती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हरियाणवी, हरियाणवी का अन्य नाम आपने पेपर प्रश्न में भी देखा है, बंगरू और देशवाली। इसकी उपबोलियां कौन सी है, जाटू और चमरवा। ठीक है, ब्रज भाषा का अंतर्वेदी आपने देखा था, इसकी उपबोलियां है भुसखा और जादोवाटी। बुंदेली की बात करेंगे तो बुंदेलखंडी, बनाफरी और लोधांती। अवधी का कौसली, बेसवाड़ी, गोहरा और जुपेट। कौरवी की बात कर लेंगे तो खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे तो खलटाही और लरिया, इनकी उपबोलियां है। आगे देखेंगे हम बधेली, बधेली का हो जाएगा रिवई, बधेली का रिवई, ये इनकी उपबोलियां में आ जाएंगे, इनका अन्य नाम नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। बात कर लेंगे फिर डिंगल और पिंगल की, तो डिंगल से हो गया हमारा भाट भाषा और पिंगल से हो गया हमारा नाग भाषा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम और क्या है हमारा रिवीजन करने के लिए। अब देख लेते हैं कि विद्वानों के अनुसार जो है कि हमारे खड़ी बोली क्या क्या अर्थ दिए हैं उसके बारे में। खड़ी बोली को क्या क्या अर्थ देते हैं ये लोग। सुनीति कुमार चटर्जी खड़ी बोली को क्या कहते हैं, सीधी कहते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कर्कश। ठीक है, गिलक्राइस्ट जी कहते हैं गवारू। आप बिल्कुल जूम कर लीजिएगा क्योंकि फोंट यहाँ पे छोटा हो गया है डायग्राम में डालने के कारण। ठीक है, फिर देखेंगे किशोरी दास वाजपेयी जी क्या कहते हैं, खड़ी बोली को गवारू कहते हैं। ठीक है, अन्य वैज्ञानिक क्या मानते हैं, खरी या शुद्ध मानते हैं।
तो ये आपका ये वाला चीज रिवीजन हो गया है। अब आगे देखते हैं इनकी बोली और उनका क्षेत्र। ठीक है, अब इनकी बोली और इनका क्षेत्र। बोली में भी कई तरह की बोलियां आती है, जैसे कि मैंने प्रश्न में भी आपको करवाया हुआ था, जिसमें आता है ओकार बहुला, फिर आता है आकार बहुला, फिर आता है ईकार बहुला, उदासीन ईकार बहुला। यहाँ पे देखिए है ना, उदासीन आकार बहुला और ईकार बहुला। तो हर तरह और इनकी बोलियां भी देखेंगे और इनके साथ साथ कौन कौन से क्षेत्र में इसे बोली जाती है वो भी देखेंगे। इसमें हमारे प्रश्न इससे डायरेक्टली बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मथुरा में कौन सी बोली बोली जाती है, ये चीज पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, ईकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो ये चीजें भी हमारी बनती है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आपके ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो है हमारा ओकार बहुला के बारे में देखेंगे। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, एटा, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। तो ये चीज जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र हो गया हमारा। समझ में भी आ गया कि ओकार के अंतर्गत आती है। बुंदेली, बुंदेली की बात कर लेंगे हम, तो ये उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर में बोली जाती है। अगर हम बात कर लेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बुंदेली बोलने का क्षेत्र है सागर, ओरछा, दालिया और औरंगाबाद। सागर, ओरछा और दालिया, औरंगाबाद। तो ये किसकी हो जाएगी? बुंदेली की हो जाएगी। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए यहाँ पे कन्नौजी, कन्नौजी की बात करेंगे तो कन्नौजी इटवा, फारुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। ये कन्नौजी बोली बोली जाती है। देखिए बोली का अगर आप चैप्टर्स अगर किताब में अगर आप देखिएगा ना, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें से मैं कौन सा छोड़ दूं या कौन सा कंप्लीट करूं। लेकिन मैंने यहाँ पे इतना सा ही सजेस्ट किया है कि अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो पेपर में अगर इससे हटके भी आएगा तो आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। कम से कम ज्यादा ना सही लेकिन उतना तो पढ़िए जितना कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसी में अगला हम देखेंगे मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। अगला आ जाता है हमारा कुमाऊनी। कुमाऊनी बोली जाती है नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं गढ़वाली। गढ़वाली का क्या हो जाता है? टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। तो ये बोली जाती है हमारे गढ़वाली बोली का क्षेत्र हो गया। मालवी भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं कितनी दफा। उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। तो ये हो जाएगा हमारा मालवी का क्षेत्र। तो ये मैंने 7 ही बताए हैं, मात्र आप इतना ही तैयार कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने ओकार का बता दिया कौन कौन सी बोली भी आती है और कौन कौन से इनका क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं हम ईकार बहुला के अंतर्गत, जिसमें एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर दक्षिणी हिंदी को छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं, कौरवी को बस याद कर लीजिए। खड़ी बोली, खड़ी बोली कौरवी मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। ये इतना याद कर लीजिए, कौरवी का हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। अगला हम देखेंगे उदासीन आकार बहुला। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत क्या क्या आती है? तो अवधि आती है और बघेली आती है। अवधि और बघेली में क्या क्या आएगा? अवधि के अंतर्गत आएगा अयोध्या, गोड़ा, बाराबांकी, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। तो ये हमारे किसका क्षेत्र हो गया? तो ये हमारा हो गया अवधि का क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात कर लेंगे बघेली के बारे में। बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर। तो ये बोली जाती है बघेली। अब बात कर लेते हैं हम ईकार बहुला के अंतर्गत। ईकार बहुला में कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें जो आता है दोस्तों, ये जो है हमारा भोजपुरी, फिर मगही और मैथिली। भोजपुरी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? शाहाबाद, भोजपुर, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। ये क्या होती है? भोजपुरी का क्षेत्र है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे मगही, गया, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद। मैथिली भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पटना वटना ले सकते हैं, ये बिहार वाला क्षेत्र मैथिली। ठीक है, अगला हम रिवीजन करेंगे जो वो क्या है हमारा
थोड़ा सा छोटा कर लें, बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया है। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिखेंगे। अगला देखते हैं हम भारोपीय परिवार, जिससे कि हमारे प्रश्न बनते हैं। ये मैंने सरस्वती से रखा हुआ है इसे, ठीक है। रिवीजन करते हैं इसका हम। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मन आर्य परिवार, भारत हित परिवार नाम से जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। सतम वर्ग और केतुम वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये देखते हैं। सतम के अंतर्गत आता है भारत ईरानी आर्य, वाल्टोस्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी। केतुम के अंतर्गत आते हैं, एक याद कर लीजिए ना आपने, बस सतम का याद कर लीजिए, केतुम का याद करने का जरूरत नहीं है, एलिमिनेट कर लेंगे पूछा जाएगा तो। फिर यहाँ पे है केतुम का जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाई, इटालिक। तो ये हो जाएगा केतुम का। अगला देखेंगे हम यहाँ पे क्या कहता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारतीय ईरान यानी कि आर्य की 3 उपभाषाओं का उल्लेख किया है। तो कौन कौन सा? ईरानी, दारद, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो ये ग्रियर्सन साहब करते हैं, यानी कि भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है ना। हाँ, भारतीय ईरान यानी कि आर्य का, भारतीय ईरानी आर्य के बारे में बोला जा रहा है। अगला देखेंगे यहाँ पे हम अपभ्रंश के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से विद्वान अपभ्रंश का क्या क्या वर्गीकरण किए हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, जिसमें कि नमी साधु जो कहते हैं अपभ्रंश के भेद में 3 भेद करते हैं, जिसमें कि है उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कांडे नागर, उपनागर, ब्राचड़। याकोबी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। तागरे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी। तो नामवर सिंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, बाकी ये सब पढ़ लीजिए। आगे हम देखेंगे अब अपभ्रंश के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ये भी सरस्वती का ही है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थ के रूप में किया है। अगला देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने संस्कृत में अपने बातों को यहाँ पे दिया गया है। अगला देखेंगे क्या कहते हैं। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा जाता है। प्रश्न आपका अगर बनेगा कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो विभ्रष्ट। अगला देखेंगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश यानी कि शब्द का प्रथम प्रयोग चंड यानी कि 6वीं शताब्दी में अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, पाली, प्राकृत तीनों का कवि कहा है। तो ये आपका हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, इंपॉर्टेंट है काफी। यहाँ पे जितने भी हैं सारे बहुत महत्वपूर्ण ही हैं, ठीक है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे हम अपभ्रंश की विशेषता के बारे में, क्या कुछ इसकी विशेषता है। अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन, एक वचन, बहुवचन और 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलता है। अवहट अपभ्रंश का ही परिवर्तित एवं
परिवर्तित रूप है, यानी कि उसका बदला हुआ रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। समझ में आ गया कि अवहट किसने कहा है और किसके बीच की कड़ी को कहा है। आर्य भारत, जो हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यहाँ से चलते चलते आ रही है और इधर से हमारी आधुनिक भारतीय चलते चलते भाषा आ रही है, और यहाँ पे हमारा कड़ी वाला काम जो कर रहा है वो कर रहा है कौन? अवहट। और ये महान विचार किसने दिए हैं? हमारे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। आगे है कि अवहट का सार, अवहट की बात की जा रही है यहाँ पे। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। तो ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण हो गया है। आगे देखते हैं हम। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी शब्दकोश के अनुसार 12वीं-13वीं शती में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी, हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने, ये करवा दिए क्या ऊपर? नहीं, ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ को खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वान हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के अर्थ में रेखांकित किया है। ये दोनों विचार किसका है? भोलानाथ तिवारी का और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का। ठीक है, डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर इनके सामने लगा है, शायद इन्होंने पीएचडी नहीं कर रखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया और हिंदुवी शब्द का प्रयोग मध्य देशी भाषा के लिए। यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। हिंदू प्लस बड़ी ई बराबर अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। तो ये कथन किसका है? देख रहे हैं कितना ऑकवर्ड टाइप से कथन है ना, कि मतलब दे दिया गया ऐसे 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 जुड़ के ऐसे बना, एकदम कैलकुलेटिव कर दिया है। ये लग नहीं रहा है कि ये हिंदी है हमारा, ये लग रहा है ना हमको कि हम इसका संधि विच्छेद तो कर ही रहे हैं, ये हिंदी का मैथ्स है, हम ये बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, क्या लिखा है देखिएगा। हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुतो हिंदी भाख्यो। तो ये किसने का कथन है? तो ये है नूर मोहम्मद का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लिपि के संबंध में, इंपॉर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वे ही वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि के विकास के क्रम को देख लेते हैं। चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि, ये आपका क्या हो गया? लिपि का क्रम। और ध्वनि लिपि के बाद अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि। वर्णात्मक लिपि क्या है? हमारा रोमन लिपि, जो कि हम अंग्रेजी लिखते हैं। और भारत की सारी लिपियां कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है। अगला देखेंगे हम, भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। आप पेपर को सॉल्व करने के बाद ये कर रहे हैं ना, तो दिमाग में पूरा ना जाके बैठ जाएगा। और 2-3 बार अगर क्लासेस को कर लीजिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग का ना मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर पेपर कितना भी डिफिकल्ट बनेगा ना, तो हम उसे थ्योरी बेसिस पे सही कर लेंगे। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा हिंदू के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे,
डिरीजन महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। अब देख लेते हैं आगे ब्रह्मी लिपि के बारे में। ब्रह्मी लिपि का क्या क्रम है। ब्रह्मी लिपि से दो शैली का विकास होता है। पहला है दक्षिणी शैली, दूसरा है उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से जो है हमारा वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। उत्तरी शैली के बाद आता है यहाँ पे गुप्त लिपि। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, समय यहाँ पे देख सकते हैं 4 से 5वीं शती। गुप्त लिपि से सिद्ध मात्रिक लिपि या कुटिल लिपि 6 से 7वीं शती। और सिद्ध मात्रिक लिपि में देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि 9वीं शती, शारदा लिपि 10वीं सदी। आगे देखते हैं यहाँ पे सिद्ध मात्रिक लिपि डॉक्टर बुलर ने न्यू कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध है। तो ये देख रहे हैं सिद्ध मात्रिक लिपि, कुटिल लिपि, तो यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लिपि के बारे में ही है आगे भी। ब्राह्मी की उत्तरी शैली 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि के 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुआ। इसी कुटिल लिपि से 9वीं शती में लगभग नागरी होगा यहाँ पे ना, हाँ छूट गया है, नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जिसमें है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नाम हुआ। नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी नाम हुआ, देख लिए हैं। पाटलिपुत्र को नागर, चंद्रगुप्त को देव कहने से इसका नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने कथन करवाया भी है अभी पेपर सॉल्व में कि श्री आर शास्त्री के अनुसार देवताओं के प्रतिमानों के बनाने के पूर्व इनकी उपासना संकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणीय यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के संकेत चिन्ह माने जाने लगे। इसी से इसका नाम देवनागरी हुआ। आगे देखते हैं। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। नागरी का अर्थ यहाँ पे आप नहीं बोलिएगा, कोई कमेंट करके क्या नागरी है, ये देवनागरी की ही बात कही जा रही है। ठीक है, देवनागरी, नागरी, नागरी, देवनागरी, सब कोई अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं ना, कोई देव से जोड़ रहे हैं, कोई नागरी से जोड़ रहे हैं, तो इन्हीं चीजों को। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। अब आगे देख लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है आप लोगों की क्लासेस, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। राजभाषा के बारे में देख लेते हैं। हम कह सकते हैं ना पूरे सारे टॉपिक को ही हम यहाँ कवर कर रहे हैं। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त हुई है। ये याद रखना है कि राष्ट्रीय भाषा कोई भाषा नहीं होती, राज्य भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें कि हम कामकाज करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तथा राजभाषा के संविधान का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। देख लेते हैं यहाँ पे 22 भाषाओं में क्या क्या है। ओसमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये हमारी 22 भाषाएं हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका 2-4 बार रिवीजन कीजिए। बहुत मतलब बोल सकते हैं ना कि इनको बार बार नहीं तो सामने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पे लगा लीजिए, इनको बार बार देखिएगा ना तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी भाषा। और जब इसमें से किसी और भाषा को दिया जाएगा तो अपने आप ही आप उसे वहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई भाषा थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। संविधान के 21वें संशोधन में यानी कि कब हुआ था अधिनियम 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया था।
जोड़े जाने पर इसकी संख्या 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब? 1992 में। इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? पहले जोड़ा गया किसको? सिंधी को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला जोड़ा गया सिंधी को, फिर दूसरा जोड़ा गया किसको? कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। फिर नेपाली को जोड़ा गया और फिर इसी में किसको जोड़ा गया? मणिपुरी को जोड़ा गया। तो ये दूसरे, पहला में सिंधी, दूसरे संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 18 हो गई। अब बात कर लेंगे 92वें संविधान संशोधन में, यानी कब हुआ था ये? 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है वो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था बताइएगा आप लोग? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 22 हो गई। पहला संविधान 21वीं में सिंधी जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन था, समय था इसका 1967, ठीक है। और कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी जब जोड़ा गया था तभी संविधान संशोधन कौन सा था? 71वां था। और कब? 1992, ठीक है। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, ये चारों भाषाओं को जब जोड़ा गया तो इसका समय कब था? ये 2003 था, ठीक है। तो ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको जितना ज़्यादा हो ना रट लीजिए, घूट लीजिए, खा पी के ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इसको गलत करके नहीं आना है। बहुत आसान है और याद आप इसे रख सकते हैं, ट्रिक बना के रख सकते हैं। KNM, मैंने तो इसको ऐसे करके याद किया था, KNM कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैंने ऐसे ही इसको याद किया है। तो आप लोग भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप मुझसे कहिएगा, मैं ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगी। आगे देख रहे हैं राजभाषा नियम 1967 के अधिनियम 1976 के अधीन केंद्र सरकार के कार्यकालों के 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनमें से कौन कौन से? क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। बात कर लेते हैं क वर्ग के अंतर्गत वैसे राज्य आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। एक पत्राचार की व्यवहार की भाषा क्या है? पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी है। ख वर्ग के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो पत्र व्यवहार द्विभाषी नीति का पालन हो, यानी कि इसमें 2 भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा वर्ग वो है जो पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किए जाएंगे। तो देख लेते हैं हिंदी के अंतर्गत आता है कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। जो हिंदी और जो 2 भाषा का प्रयोग करते हैं वो है पंजाबी, पंजाब से पंजाबी बोलते हैं, गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र महाराष्ट्री, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। ये हमारे केंद्र शासित हो गए। यहाँ पे हम बात कर लेंगे वर्ग ग के अंतर्गत, जो कि सिर्फ अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे पत्र व्यवहार में। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या हुआ कि ये हमारा 3 वर्गों में जो बांटा गया, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। ये हमारा HPSC वाला में पूछा भी गया था ये क्वेश्चंस। HPSC के पेपर में प्रीवियस में ये पूछा भी गया था कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो 2 भाषीय हैं। तो पेपर बन सकता है, बहुत आसान है, इसको ध्यान में रखना है, हिंदी भाषी भी और ये भी। इससे मैंने इसको ऐसे याद किया। अंग्रेजी वाला तो हमें पता ही है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और ये दोनों तो पूछे ही नहीं जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तो याद ही है। और ये वाला में हमको इसलिए याद हो गया, मैं आपको भी बता दे रही हूँ कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र महाराष्ट्री, तो ये चीजें हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। बाकी जो बचे हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा और बचा है, शब्द भेद देख लेते हैं। रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी, यानी कि अव्यय। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के अंतर्गत कौन कौन सा है? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हो गया हमारे इसके अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं रचना या बनावट के अनुसार शब्द के भेद कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा पिछले बार जो भी पेपर हुआ था, इस बार से पहले जो पेपर हुआ था उसमें हमारे ये कारक वाला से कारक विभक्ति प्रसर्ग से क्वेश्चंस बने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखे हुए हैं। अब यहाँ एक और बात कर लेते हैं, उत्पत्ति, इतिहास या विकास, ये तीनों के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? तो 4, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत विदेशज शब्द कह सकते हैं। विभक्ति वाला देख लेते हैं, आसान है ये। हम, मेरा कहने का मतलब है ना कि व्याकरण बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप व्याकरण नहीं पढ़ रहे, तो ये चीजें गलत है। तो इसी वजह से इसको भी ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि जो हमारे 1-2 क्वेश्चंस भी आए तो वो हमारे गलत ना हो। अगर आप कारक से अगर प्रश्न गलत कर रहे हैं पेपर में तो गलत बात है ना। ये इतने छोटी छोटी चीजों को आपको पेपर में पूछे जाए या नहीं पूछे जाए, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कर्ता ने का हो जाएगा ने, कर्म ने हो गया को, करण ने से, आपादान को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में और पर, संबोधन कारक हे, अजी, अहो इत्यादि ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये तो मैंने ऊपर में करवा ही दिया है, इसके अंतर्गत क्वेश्चंस के माध्यम से सारे करवा दिए थे जितने भी हमारी संवैधानिक स्थिति थी, सबके बारे में ऊपर भी यहाँ पे संवैधानिक स्थिति वाला, और इसके साथ साथ ये जो स्थापना हुई है हमारी राजभाषा को लेकर ये भी करवा दिए। लेकिन फिर भी रिवीजन की दृष्टि से हम एक नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति आदेश देते हैं 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 में। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959। राष्ट्रपति आदेश देते हैं दूसरा 1960 में। राजभाषा विधायी आयोग 1961। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा संसदीय समिति 1976। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 11 था, 11 का 11 मैंने यहाँ पे रखा है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे रट जाइए, घोट जाइए दोस्तों, लेकिन इसको ध्यान में याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद 343 से 351, और भी मैंने रखा है क्या? हाँ, इसे भी रखा है, उसको भी कर ही लेंगे, क्या छोड़े अभी से। 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, ये मैंने ऊपर भी देख सका था। भाग 17 है, अनुच्छेद 43 से 51, 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं को रखा गया है। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा है। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की भाषा है। आगे देखेंगे हम। अब अनुच्छेद 343 से 51 तक देखते हैं। 43 जो है हमारा क्या है? राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंतरराष्ट्रीय अंकों का रूप होगा, ठीक है। आगे जो है फिर है हमारा कि 344 राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। 45 कहता है कि राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार है, नहीं तो अन्यथा वहां की भाषा अंग्रेजी प्रयोग होगी। 46 कहता है हमारा संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य में पत्राचार की बात करते हैं। 47 कहता है कि राज्य की जनसंख्या मांग करे तो उसकी दूसरी भाषा को भी राजभाषा में बनाई जाएगी। 48 कहती है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। 49 कहती है भाषा संबंधी विधेयकों, संशोधनों एवं राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। इसमें कट गया है, ये है अनुमति, उसमें चाहिए, अनुमति चाहिए। 50 किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्ग एवं अधिकारों एवं शिक्षा की इसकी बात की गई है। 351 जो है वो क्या कहे गए हैं? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार की बात की गई है, ठीक है। तो ये मैंने इसका बता दिया है। तो ये हमारा हो गया आज का पेपर कवर, जिसमें कि हमने रिवीजन भी कर लिया, व्याकरण को भी देख लिया, भाषा संबंधित देख लिया, लिपि को देख लिया, विकास क्रम को देख लिया, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने
कवर करवा दिया है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप क्लासेस को कीजिए, बताइए आपके कितने पेपर सही हो रहे हैं, कौन कौन से आपके इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर थे और कौन कौन से नहीं हैं। आप इसे रफली नोट डाउन भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात कि मेरी इतनी मेहनत के लिए आप मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या आपकी ये क्लासेस कैसी लगी, कितनी यूज़फुल है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले क्लासेस जो होगी हमारी, वो हमारा यूजीसी नेट, इसके साथ साथ आरपीएससी, और इसके साथ साथ जो अभी जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं एलटी ग्रेड यूपी वाला, उसका आदिकाल यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ उसमें हम सॉल्यूशंस भी रखेंगे, साथ साथ कुछ उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। तो वो चीज़ें आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।